खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, न हो हताश परेशान, अपने इरादे को बल दे। नमस्कार, मैं विकास शर्मा अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोगों को फ्री में, ऐसे तो यूट्यूब में बहुत सा चैनल है लेकिन मैं फ्री में जीएस का लगभग ये आपका 90% सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को देने जा रहा हूं। मेरे पास बहुत सा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है और पिछला दरोगा 2213 में मेरा 1 नंबर के लिए मेंस में छूटा था। तो चलिए देखते हैं, आज का पॉलिटी टॉपिक है और यहाँ से बिल्कुल आपको कोई भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा ही। तो बिना टाइम लॉस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट लाइफ में टाइम का बहुत ही वैल्यू होता है दोस्तों। अगर पढ़ना है तो मन से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ के हट जाओ, नहीं तो आपका ये बिल्कुल ये जो समय होता है, गोल्डन टाइम जो होता है आपका, ये निकल जाएगा, नहीं तो आपको ढंग से पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जो देखिए यहाँ पे एक प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सा हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आपको इसको लाइन बाय लाइन याद भी रखना होगा। पढ़ते बहुत स्टूडेंट है लेकिन प्रस्तावना लगभग स्टूडेंट को नहीं के बराबर याद होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का लाइन आपको, इसमें प्रस्तावना में दोस्तों 3 तरह का न्याय बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पिछला बार भी दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद देखिए 5 तरह का स्वतंत्रता दिया गया है। पूछता है कितना तरह की स्वतंत्रता का वर्णन है? 5 तरह का स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद देखते हैं 2 तरह का समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आप यहाँ देख सकते हैं, 2 तरह का समानता है, 3 तरह का न्याय है और 5 तरह का स्वतंत्रता का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, आपको लाइन याद रखना होगा। तथा उन सब में व्यक्ति की गर्म और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल, दोस्तों ये लाइन भी याद रखिएगा, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी, आप सुनते रहेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। तो पूछा जाता है कि कब अंगीकृत किया गया था संविधान? तो 26 नवंबर 1949 को। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तरह का न्याय, 5 तरह का स्वतंत्रता और 2 तरह का समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। दोस्तों यहाँ से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव। भारतीय संविधान में कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम ये केरल राज्य था, जो कि 1973 में एक केस हुआ था, जिसमें बताया गया था कि संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावना में संशोधन का जो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में बताया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान संबंधी विचार, उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, देखिए एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है।
सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो दोस्तों देखिए, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह हैं जो पहला न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट का, जो कि राष्ट्रपति भी बने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित थे? 1917 की रूसी क्रांति से। तो 3 तरह का जो न्याय लिया गया है अपना संविधान में, जो कि 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। दोस्तों ये NCERT जो भी मटेरियल है ये NCERT से है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में है। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। ये दोस्तों क्वेश्चन दिखने से, पढ़ने से बहुत इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फंस जाते, तो इसको याद रखिएगा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे कि मिनी संविधान भी कहा जाता है। माफ़ी चाहूँगा, इसको ये मिनी संविधान, हाँ माफ़ी, ये मिनी संविधान कहा जाता है। तो समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? KM मुंशी। KM मुंशी। राजनीतिक जन्मपत्री KM मुंशी ने कहा। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आगामी बिहार दरोगा, बिहार सिपाही या कोई भी ये एग्जाम हो, इसमें बिल्कुल पूछा जाएगा। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरुवादी संघ मामले में, वर्ष 1960 में। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बताया गया था कि केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973, जिसमें बताया गया था कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते, लेकिन उससे पहले एक बेरुवारी संघ मामले वर्ष 1960 में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने ये बताया था 1960 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपको बहुत ही बेनिफिट होने जा रहा है। तो आप ये, मेरा तो सब्सक्राइबर अभी कम है, तो इसको आप लोग ना देखते हुए आप बने रहिए चैनल पर, तो 1 नंबर आपको मटेरियल मिलेगा और यहाँ पे कोई टाइम लॉस नहीं किया जाएगा। और आप लोग सब्सक्राइबर करिए, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। आगे देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। कोई भी राज्य में, या तो मान लीजिए कोई भी अपना देश में कोई स्टेट जुड़ता है, जैसे सिक्किम पहले भारत का स्टेट नहीं था, वो अपना इच्छा से ये भारत में जुड़ा था।
तो या कोई भी राज्य में जैसे डिवाइड करना है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो ये केवल संसद का ही अधिकार है जो कि इसको कर सकता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? 20। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सीट आरक्षित किया गया है, 20। आगे बढ़ते हैं। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019। दोस्तों ये डेट को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को कर दिया गया। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे मतलब पूछा ही जाएगा। संघ के क्षेत्र का नाम अनुच्छेद 1 में, संघ के क्षेत्र का नाम 2 में, नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार अनुच्छेद 2 में। मान लीजिए कि कोई भी एक देश है जो कि भारत में मिलना चाहता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में विलय कर सकता है। जैसे बांग्लादेश मान लीजिए भारत में मिलना चाह रहा है, तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में विलय कर सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 3 में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3, जैसे आप मान लीजिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, तो अनुच्छेद 3 के तहत तेलंगाना जो अलग हुआ अनुच्छेद 3 के तहत, और सिक्किम का जो भारत में विलय हुआ, सिक्किम पहले स्वतंत्र स्टेट था, वो भारत का राज्य नहीं था, जो कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में ये भारत का राज्य बना सिक्किम। तो नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2, और राज्य की स्थापना तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रफल तथा सीमा या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके, अनुच्छेद 4 में। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद है, इसको एक बार देख लीजिए, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे हमारा बिहार जो है सो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पड़ता है, मुख्यालय कलकत्ता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पड़ता है, जिसका मुख्यालय ये कलकत्ता है। अच्छा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में नई दिल्ली मुख्यालय है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, चंडीगढ़, ये जो है सो उत्तरी परिषद में, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पड़ता है। तो इसको आप लोग पॉज करके अपना सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। राज्य में कोई भी परिवर्तन करना होगा, विलय करना हो या नाम में बदलना हो या क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या अलग करना हो, तो वो संसद ही करेगा। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष? 1953 में। दोस्तों ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया। फजल अली आयोग का गठन 1953 में, और फजल अली आयोग मतलब अपना जो रिपोर्ट सौंपा था 1956 में। यही 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ये बनाया गया था 1956 में ही। तो फजल अली आयोग का गठन 1953 और रिपोर्ट सौंपा था 1956 में। भाषा या आधार पर जानते हैं आंध्र प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र था। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बना? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में पूर्ण राज्य बना था, और इससे पहले आंशिक राज्य था। सिक्किम आंशिक राज्य था, जो कि ये 35वां संविधान संशोधन 1974 में आंशिक राज्य था। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। जूनागढ़, देखिए दोस्तों, जब भारत को आज़ादी मिला था तब 3 राज्य ऐसे थे, जैसे जूनागढ़ रियासत, जो कि ये गुजरात में पड़ता है,
को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा पुलिस कार्रवाई करके, जिसमें ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रांतों का एकीकरण के लिए जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसीलिए जाना जाता है, उन्होंने ही जितना भी प्रांत था भारत में मिलाया था। तो जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद सैन्य कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा, जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी वायुसेना एवं कबाइलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया। पहले के विशेष राज्य को राज्य का दर्जा असम को 1969 में मिला, हिमाचल प्रदेश को 1971 में मिला। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों पहले केंद्र शासित प्रदेश था, याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में, मेघालय असम से अलग होकर, यहाँ पे पूछा जा सकता है, मेघालय असम से अलग होकर 1972 में राज्य बना, सिक्किम 1975-76, अरुणाचल प्रदेश 86-87, अरुणाचल, ये सब पूर्ण राज्य का दर्जा 1986-87 में मिला। नागालैंड 1969, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972। आप देख सकते हैं 3 स्टेट है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, जो कि 1972 में राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम 86 और 87। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूँगा और आप लोग के लिए इसी तरह द बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का। सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और आपराधिक मामले, दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। इसमें पूछा जाए कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो आप लोग बार बार सुने रहेंगे और पढ़े रहेंगे। आप लोग को घर में भी बुक से भी प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे मैंने जीएस रिवीजन अड्डा चैनल का नाम इसीलिए दिया है कि बुक से तो आपको पढ़ना ही होगा, तभी आप लोग सरकारी नौकरी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकाल सकते हैं। उसके बाद जब बुक से जैसे मन भर गया या सो रहे हैं, तो उस समय आप इसको बिल्कुल सुन सकते हैं, जिससे कि आपका रिवाइज हो जाएगा। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची। रेलवे पुलिस किस विषय का विषय है? राज्य सूची। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट लाइन है। रेलवे पुलिस, जिसे ऑप्शन में देखेंगे तो आप लोग फटाफट जो है सो ये केंद्र सूची में जो है सो संघ सूची आप ऑप्शन मार के निकल जाएंगे, लेकिन हो जाएगा गलत। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। तो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। कृषि, तो कृषि तो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 समवर्ती सूची में। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना समवर्ती सूची का विषय है। आज कुछ विषय और यहाँ पे देख लेते हैं समवर्ती सूची से रिलेटेड। आप 2 बार 3 बार सुनेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, 1-2 बार बुक में पढ़ लीजिएगा। दंड विधि, प्रक्रिया विधि। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची का मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूँ। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं शिक्षा, वन, विवाह, कारखाने मजदूर। शिक्षा, वन, विवाह, ये तीनों समवर्ती सूची का विषय है। कारखाने मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों, अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची। ये दोस्तों आप देख सकते हैं शिक्षा, वन, विवाह और ये जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब पहले राज्य सूची का विषय था, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको ये समवर्ती सूची में डाला गया। देख सकते विद्युत,
यानी बिजली, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। बाट और माप, ये समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत, बाट, माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तक और मुद्रणालय, ये समवर्ती सूची का विषय है। और इसमें ये जो मेन टॉपिक है, इसको एक बार आप ध्यान में रख लीजिएगा। जन्म मरण पंजीकरण, ये समवर्ती सूची का विषय है। और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। संघ सूची, विदेशी मामले, ये तो देखने से ही आप लोग समझ जाएंगे। विदेशी मामला तो संघ सूची का ही विषय होगा। नागरिकता, संचार, डाक संघ सूची का विषय। निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क तथा निर्यात शुल्क, ये संघ सूची का विषय। बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे संघ सूची का विषय है। जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। मुद्रा, रिजर्व बैंक तो केंद्र सरकार का है। समुद्री और हवाई मार्ग केंद्र सरकार का है संघ सूची का। लॉटरी, आयकर संघ सूची का विषय है। एक लॉटरी आप ध्यान में रख सकते हैं, 4 ऑप्शन में ये डाला जाता है। लॉटरी संघ सूची का। जनगणना संघ सूची का है। अब कुछ राज्य सूची से संबंधित देख लेते हैं फटाफट और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में टाइम इज गोल्ड फॉर स्टूडेंट, मतलब समय ही सोना है। समय को आप पकड़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे समय दीजिए, बिल्कुल आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि राज्य सूची में क्या क्या। लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, जेल आपका राज्य सूची का विषय है। भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, ये राज्य सूची का विषय है। पशुपालन, कृषि, आय पर कर, कृषि से संबंधित, यह राज्य सूची का विषय है। गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुएं, ये सब राज्य सूची का विषय है। और कुछ एक लाइन नीचे, वर्तमान में संघ सूची में दोस्तों ये जो मैं करा रहा हूँ एकदम लेटेस्ट है, 2022 तक का ये मतलब इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं खुद भी अभी स्टडी कर रहा हूँ और मेरा भी मेन टारगेट है बिहार एसआई का। तो इस हिसाब से मैंने सोचा क्यों ना अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए दोस्तों के साथ। और कुछ स्टूडेंट पैसा लगा के पढ़ते हैं या परचेजिंग करते हैं तो अच्छी बात है, और जिनके पास पैसा नहीं भी है वो भी पढ़ सकते हैं। मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। अगर आप चाह लें और कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है पढ़ाई के दौरान, आप कमेंट करिए, मैं आपको फीडबैक दूंगा। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से और नेहरू कप फुटबॉल से, नेहरू कप फुटबॉल और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से देख सकते, याद रखिए। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार है। देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरह का, ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है दोस्तों कि कितने तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो 5 तरह से। जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करते हैं? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब क्या आता है दोस्तों कि आप अगर जैसे भारत का नागरिकता है तो आप विदेश का नागरिकता में कोई दूसरा देश का नहीं ले सकते। जिससे अक्षय कुमार है उसका नागरिकता कनाडा का है तो वो इंडिया का नागरिक नहीं हो सकता। अगर आपको मतलब एक ही जगह नागरिकता आप रख सकते, लेकिन अमेरिका जो है दोस्तों यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। आप मतलब जो है सो दूसरा देश का नागरिक हैं और अमेरिका का भी नागरिकता ले सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिससे कि मैं और मोटिवेट होऊंगा और एक से एक मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ये 3 देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, मुस्लिम को छोड़कर कोई भी धर्म का भारत में आके आप बस सकते हैं और आपको नागरिकता प्रदान किया जाएगा। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यावसन और वंचना के आधार पर। अगर आपको देश से निकाल दिया जा रहा है तब आप खुद मतलब दूसरा जगह का कहीं जाके बस जा रहे, दूसरा देश का नागरिकता अगर आप लेते हैं
तो आपका स्वतः ही नागरिकता, भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगा। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। भारत से बाहर अगर 7 वर्ष रहते हैं तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो मैं यूट्यूब पर अभी नया हूँ और कुछ अगर त्रुटि होगा तो इसको मैं धीरे धीरे सुधार कर लूँगा, लेकिन मेरे पास जो मटेरियल होगा हमेशा मैं मेरिट वाला क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा आपको। संविधान, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। मैंने 6 से जो पाकिस्तान से छोड़कर मतलब भारत में आना चाहते हैं उसके लिए अनुच्छेद 6 में वर्णन किया। पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार। अच्छा, प्रव्रजित मतलब जो पाकिस्तान से जिसको भगा दिया गया है, निकाल दिया गया है, उसके लिए अनुच्छेद 7 है। भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 8 में जिस व्यक्ति से ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, जो कि पहले बता चुका हूँ। अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधी अधिकार की निरंतरता। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। दोस्तों पढ़े तो बहुत होंगे लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपके नज़दीक नहीं आया होगा। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाने से तो वहाँ पे गलत ही बना के आते हैं। ऐसे जो टॉपर स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं वो तो कर लेंगे बिल्कुल ही। लक्ष्मी मल सिंघवी दोहरी नागरिकता। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ NRI, PIOI और OCI कार्ड धारक में तुलना। तो NRI दोस्तों आप देख सकते हैं, NRI के बारे में नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के बारे में सुने हो। ये नागरिक भारत के ही होते हैं लेकिन ये दूसरी जगह मतलब कोई व्यापार कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं। अब देखिए NRI के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय नागरिक को साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है भारतीय पासपोर्ट धारक। नागरिकता की अर्हताएं, ये भारतीय नागरिक है। NRI भारतीय नागरिक हैं होते हैं। प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो समानतः भारतीय नागरिक को प्राप्त है। वीजा नहीं, मताधिकार दे दिया गया। तो NRI मताधिकार का अधिकार है इनके पास। देखिए भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। नागरिकता की अर्हताएं, भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भारत से 7 वर्ष लगातार बाहर रहते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, और भारत का नागरिकता अगर लेना चाहते हैं तो कम से कम 7 वर्ष तक आपको भारत में रहने के बाद आप भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है तो बिल्कुल याद रखिएगा। कोई विशेष लाभ नहीं है, वीजा नहीं है, हाँ है, मताधिकार नहीं है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के व्यक्ति। अभी आप जो ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। यहाँ करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, अच्छा विदेशी भारतीय नागरिक। यह व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना है।
आगे उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। M.L. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। तो LM सिंघवी समिति दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस भाग के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए? भाग 3 नागरिकता भाग 2 में है और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो कि 12 से 35 है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह लागू करने का शक्ति प्रदान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार। 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो भाग 3 का विषय है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? 14 से 18। 14 से 18 समानता का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 14। ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे तो पहले से पढ़ते होंगे तो याद भी होगा। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म के आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन विषय पर भारत के सभी नागरिक को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। 16(1) और 16(2) में संवैधानिक उपबंध है। यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं फटाफट। केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, देखिए, यानी विदेशी नागरिक को अगर बोला जाए इसमें तो 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये अनुच्छेद ये विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त होता है। 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है। तो पढ़ लेते हैं। 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में। दोस्तों ये NTPC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोक नियोजन अवसर की समानता 16, अवसर की समानता 16। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन ये है जो भी मैं ये अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी रेलवे ग्रुप डी हो, SSC हो, BPSC हो, कुछ भी हो, इसमें एकदम इसको आप पढ़ के आप बिल्कुल याद रखिए। 1-2 बार सुनिए, याद हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक जो मदरसा खोलते हैं मुस्लिम लोग, यह अनुच्छेद 30 के ही अंतर्गत आप देख सकते हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। और कुछ देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि अनुच्छेद 20। अपराध के लिए दोष सिद्धि अनुच्छेद 20। अपराध के लिए दोष सिद्धि
अनुच्छेद 20 जीवन का अधिकार 21, जीवन का अधिकार 21 और 21A में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये शिक्षा का अधिकार 21A में मौलिक अधिकार बना दिया गया है। जीवन का अधिकार 21, शिक्षा का अधिकार 21A में मौलिक अधिकार। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण 22 में, गिरफ्तारी 22 में, याद रखिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट आता है। एक दोष सिद्धि 20 में है और गिरफ्तारी 22 में है। दोष सिद्धि 20 में है और गिरफ्तारी 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में जान सकते हैं। 23 और 24 बलात् श्रम 23 में है और 14 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों को नहीं कारखाना या वैसा डिफिकल्ट जब कहीं पे काम नहीं कराया जा सकता है, अनुच्छेद 24। और बलात् श्रम जिसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं, अनुच्छेद 23 में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। धर्म और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। तो धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 में है। 25 से 28 इसे कह सकते हैं। 25 से 28 धर्म एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता। आगे देख लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत 17 में है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत 18 उपाधियों का अंत 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19 में वाक एवं बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अब प्रेस की स्वतंत्रता 19A में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, 19A और 19, प्रेस की स्वतंत्रता 19A में। ऑप्शन दे के एग्जाम में फंसा लिया जाता है और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन का वैल्यू क्या होता है ये मैं समझता हूँ और वो विद्यार्थी समझते हैं जो 1 नंबर के लिए छट जाते हैं और मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता। दोस्तों मेरे चैनल पे थोड़ा समय लगेगा आप लोग को, लेकिन समय तो देना ही पड़ेगा। यहाँ कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि वन लाइनर आया करा दिया, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रपति कौन है, तो इससे पढ़ाई नहीं होता है दोस्तों। ऐसा करने वाले जिससे 8 लाख बिहार दरोगा में फॉर्म भराएगा, अभी जल्द ही वैकेंसी आने वाला है, उसमें नौकरी होगा 2200 और 2300 को। तो अगर वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहिएगा तो बस वो 8 लाख में आ जाइएगा आप भी, और 2200 वाला नौकरी लेके निकल जाएगा। तो आपको यू हैव टू मस्ट बी डीप नॉलेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स, इट्स नीड फॉर ए स्टूडेंट। देन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। एक पेज और है दोस्तों, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में है। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा जाता है 19A में 19 एक A B C D E और G करके ये 6 तरह का स्वतंत्रता इसमें दिया गया है 19 आर्टिकल 19 में। तो शांतिपूर्ण हथियार रहित यानी बिना कोई हथियार का सम्मेलन का अधिकार। आप एक जगह जुट सकते हैं बिना हथियार का, जैसे हम लोग ये आंदोलन करते हैं, तो ये हम लोग का मौलिक अधिकार में ही दिया गया है कि कहीं जुट के आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन हथियार रहित, कोई हथियार नहीं होना चाहिए। 19B में सम्मेलन, पहले तो एक जगह से मान लीजिए याद कैसे करते हैं, सम्मेलन जुट गए एक जगह, मान लीजिए कोई आंदोलन के लिए, तो 19B के तहत अच्छा एक जगह जुट गए तो सब मिल के संघ बनाए, संघ या संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार C में। तो उसके भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार, मतलब राज्य क्षेत्र में ऑल इंडिया में कहीं घूम सकते हैं। D ट्रैवलिंग कर सकते हैं। D आप इसको कोरिलेट करके रख सकते हैं कि भारत में कहीं भी हम घूम सकते हैं 19D के द्वारा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इसको आपको एक एक लाइन एक एक पॉइंट याद रखना होगा,
तभी जाके सरकारी नौकरी मिलता है, ऐसे इतना पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो चलिए, भारत में कहीं भी हम मतलब घूम सकते हैं 19D के तहत। अच्छा, कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर ये अपवाद में था, जो कि अब वहाँ भी ये ख़त्म हो चुका है 370 हटने के बाद। तो निवास अनुच्छेद ई 19E के द्वारा 19(1)E और व्यापार 19(1)G के द्वारा व्यापार कर सकते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)A में है। अच्छा चलिए, सम्मेलन कर सकते हैं 19(1)B में। अच्छा, संघ बना सम्मेलन करके संघ बनाते हैं C में। और कहीं भी जो है सो घूम सकते, संचरण कर सकते हैं भारत में कहीं भी 19D में। और ई में निवास कर सकते हैं, ई में कहीं भी निवास कर सकते हैं। और जी में 19(1)G में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में। देखिए, विदेश यात्रा अनुच्छेद 21 के तहत आप कर सकते हैं। विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 24 पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। अच्छा, तो यहाँ अनुच्छेद 25 को ध्यान में रखना होगा आपको। 25 में ही हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। अनुच्छेद 32 के अंतर कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद, जबकि यहीं पे से 20 और 21 जो है सो ये मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होता है, लेकिन कभी कभी युद्ध के समय या कोई आंतरिक अशांति के समय मौलिक अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, जो कि यह अनुच्छेद 32 के अनुसार। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका है, यह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है 30(1) में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को ही ये अंबेडकर जी हृदय और आत्मा कहें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में ही है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26। पहले दोस्तों आसान अनुच्छेद पूछा जाता था, अभी जो स्टूडेंट को याद नहीं रहता है या जो कम प्रैक्टिस करते हैं उस तरह का पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया, अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है और संचालित करने का अधिकार है। जिसे 26 में देख लीजिए, धार्मिक संस्था के स्थापना, धार्मिक कार्य के प्रबंधन का अधिकार है। और आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये 5 तरह का रीट जारी किया जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार संबंधी बंदी प्रत्यक्षीकरण, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद बनाम केरल वाद 1973 में मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ। इसको ध्यान रखिएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। पहले जो संपत्ति का अधिकार था यह मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको केवल वैधानिक
यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, यानी कानूनी। यहाँ देखिएगा तो दोस्तों, कभी कभी दे दिया जाता है वैधानिक और कभी कानूनी, तो दोनों एक ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है, ये भी कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। जो सूचना का अधिकार 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था, जो कि एक कानूनी अधिकार है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, लीजिए EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? अनुच्छेद 15 में 6 तथा 16 में 6 जोड़ा गया। 15, 6 और 16, 6 जोड़ा गया EWS में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन इस बुक में दिया हुआ है। तो EWS के लिए 15 में 6 और 16 में 6 जोड़ा गया। 15 अनुच्छेद 15 में यानी 6वां भाग जोड़ा गया और 16 में भी 6वां भाग जोड़ा गया, याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार, किस प्रकार का? मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 21A में दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल अधिकार में दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। विदेशी नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30, जो विदेशी नागरिक को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 याद देखिए, इस तरह से आपको याद करना होगा दोस्तों। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। 2021 बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में। मूल अधिकार से संबंधित देख लेते हैं कुछ। मूल अधिकार 14 से, ये समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति 29, 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो दोस्तों, वीडियो ऐसे लंबा हो रहा है, लेकिन कंटेंट में है दम, और आप लोग इसको सुनिए, एक बार 2 बार सुनिए, और हो सके तो नोट भी कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कंटेंट में बताइए, और जो भी कुछ त्रुटि होगा तो मैं इसको धीरे धीरे सुधार करूँगा, और अपने माध्यम से, अपने अनुभव से आप लोग को बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। ये धन्यवाद।